हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 सीबीएसई एनसीईआरटी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कई मानने में जो है एग्जाम व्यू से बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा और इस क्वेश्चन पे जो है हम विस्तार पर चर्चा करेंगे, हर एक पहलू पे नज़र डालेंगे। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। यदि हम यहाँ पर बात करें 6वें क्वेश्चन की तो काफ़ी महत्वपूर्ण है और एग्ज़ाम व्यू से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको पता ही है कि हमने जितने भी क्वेश्चन उठाए हैं सारे महत्वपूर्ण हैं और आपको पूरे किताब याद करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ किताबी क्वेश्चन जो है याद कर लीजिए, जैसे हमने यहाँ पर समझाने की कोशिश किया है। अगर इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से समझ लेते हो तो मुझे नहीं लगता कि आप कुछ और करने की आवश्यकता है, लेकिन तब होगा जब आप पूरे कंप्लीट करोगे क्वेश्चन। हमारे समक्ष सिर्फ 8 क्वेश्चन होंगे, यानी हमने दूसरे चैप्टर के सिर्फ 8 क्वेश्चन ही सिलेक्ट किए हैं और ये सारे महत्वपूर्ण हैं, तो आपको हर एक क्वेश्चन को जो है ध्यानपूर्वक समझना और ज़रूरी है। उसी के अंतर्गत अगला क्वेश्चन जो है 6वां आया है, सोवियत प्रणाली क्या थी और सोवियत प्रणाली की विशेषताओं का मूल्यांकन करें। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि सोवियत प्रणाली क्या थी आखिरकार। सोवियत व्यवस्था पूंजीवादी की आलोचना पर आधारित थी, यानी सोवियत व्यवस्था में आपने देखा ही होगा कि काफ़ी समय तक जो है कोल्ड वॉर चली और कोल्ड वॉर का मतलब था कि एक दूसरे को आलोचना करना, यानी साम्यवादी व्यवस्था जो थी, सोवियत प्रणाली जो थी वो पूंजीवादी प्रणाली को आलोचना करती थी सिर्फ, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण था। यानी सोवियत व्यवस्था पूंजीवादी की आलोचना पर आधारित थी, जो घोषित करती थी कि पूंजीवादी जनता को कभी न ख़त्म होने वाली दरिद्रता और शोषण की ओर ले जाता है। जर्नल सी बात है, कोई रूल रेगुलेशन किसी के लिए होता है तो वो अपने ही रूल रेगुलेशन को बेहतर बनाते हैं, ठीक है। और उल्टी बात ये थी कि पूंजीवादी जो थे साम्यवादी को गलत ठहरा रहे थे, यानी वो एक दूसरे को आलोचना कर रहे थे। कोल्ड वॉर का आपको मतलब बताया था मैंने कि यहाँ पर विचारों का युद्ध है, यहाँ पर हथियारों का युद्ध नहीं है, विचारों का युद्ध है, मीडिया का युद्ध है, यहाँ सोचों का युद्ध है और यहाँ एक दूसरे का आलोचना का युद्ध है। तो यहाँ पर साफ शब्दों में बताया गया है कि सोवियत व्यवस्था जो थी पूंजीवादी की आलोचना किया करते थे और वो कहते थे कि पूंजीवादी के कारण जनता को कभी न कभी ख़त्म होने वाली दरिद्रता और शोषण की ओर ले जाएगी, यानी दरिद्रता आ जाएगी, बिल्कुल ही देश ख़त्म हो जाएगा। और इसमें इस बात पर जोर दिया गया कि पूंजीवादी कभी भी जो है मानवीय जरूरतों की संतुष्टि के लिए बड़े पैमाने पर उत्पादन के बराबर नहीं हो सकता। तो यही बात यहाँ पर महत्वपूर्ण रखता है सोवियत प्रणाली का, कि सोवियत प्रणाली जो थी पूंजीवादी प्रणाली को सदैव आलोचना करती थी और साफ शब्दों में कहती थी कि पूंजीवादी के कारण दरिद्रता और जो है शोषण की दौड़ चलती रहेगी और इससे जो है मानव की ज़रूरतों कोई भी पूरी नहीं होगी और मानव कभी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। जबकि पूंजीवादी उसी के विपरीत इनको बोलते थे। तो ये संघर्ष आपस में चलता रहता था। जनता के कल्याण के उद्देश्य से सामाजिक नीतियों के साथ सोवियत प्रणाली काफ़ी हद तक गरीबों के पक्ष में थी, यानी देखा जाए तो जनता के कल्याण के उद्देश्य से जो सामाजिक और नीतियों के साथ सोवियत प्रणाली जो थी वो गरीबों के पक्ष में थी। और 1917 के रूस क्रांति के बाद सामान्यतः और नियोजित अर्थव्यवस्था पर आधारित सोवियत प्रणाली का गठन भी किया गया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण थी। देखिए, पूंजीवादी जो थी पैसों पर आधारित थी, लेकिन जो साम्यवादी थी, साम्यवादी जनता के कल्याण के लिए बनाई गई थी और हर बात जो है जनता के कल्याण के लिए ही सोचती थी। इसलिए इसका मत जो था बेहतर था और ये सोचते थे कि हम जो है काफ़ी हद तक जनता के सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आपको पता है कि जैसे जैसे समय बदलता जाता है, आज पूंजी कहते हैं कि पूंजी का अपना बहुत महत्वपूर्ण स्थान आ जाता है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है आज सभी अपना रखे हैं। इवन कि भारत भी जो है आज दोनों अर्थव्यवस्था को अपना रखा है, साम्यवादी और पूंजीवादी, क्योंकि इसी दो राहों पर हर एक देश चल रहा है। इवन कि चाइना भी जो है वही रूल रेगुलेशन अपना रखा है। सारे देश यही रूल रेगुलेशन अपना रहे हैं कि जनता की भी भलाई होना चाहिए और देश की जो है पूंजी भी बढ़ना चाहिए। और देखा जाए तो आप दोनों बात को भली भांति समझ गए होंगे कि जर्नल सी बात है, जो साम्यवादी थी उसका नीति था कि आम गरीबों की हक की बात करते थे और पूंजीवादी जो थे हमेशा पैसों और पूंजियों को ही प्रायोरिटी देते थे। 1917 की रूसी क्रांति के बाद समानता और नियोजित अर्थव्यवस्था पर आधारित सोवियत प्रणाली का गठन किया गया था। और आपको बता दूं साफ शब्दों में कि 1917 की रूसी क्रांति के बाद समानता और नियोजित अर्थव्यवस्था पर आधारित सोवियत प्रणाली का गठन किया गया था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण थी।
कि 1917 में सोवियत प्रणाली का जो है गठन हुआ था। और आप यहाँ पर समझ गए होंगे सोवियत प्रणाली क्या थी। सोवियत प्रणाली जो है पूंजीवादी प्रणाली को जो है आलोचना करती थी और साफ शब्दों में कहती थी कि इससे जो है आने वाला समय में जनता जो होगा दरिद्रता और शोषण के और ले जाएगा। और साथ में उन्होंने ये बात भी बोला कि इससे जो है आम मानवीय जीवन की जो है संतुष्टि कभी पूरी नहीं होगी, कभी जो है उनकी ज़रूरतें पूरा नहीं होगा। और जो है आपका सोवियत प्रणाली की एक ही विशेषता थी कि वो गरीबों को हक में बात करते थे और उनके उद्देश्य को ही आगे रख के आगे अपने बढ़ते थे। और इसका गठन जो हुआ था सोवियत प्रणाली की देखा जाए तो 1917 में हुई थी रूस की क्रांति के बाद। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए सोवियत प्रणाली की कुछ विशेषताओं पर हम प्रकाश डालें। अब हमारे समक्ष जो आया है सोवियत प्रणाली की विशेषता, ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। अब देखिए सोवियत व्यवस्था में राज्य को एक महत्वपूर्ण भूमिका दी गई थी। सोवियत प्रणाली की विशेषताओं के अंतर्गत राज्य को एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका दी गई थी और राज्य जनता का रक्षक था, ये बात घोषित की गई थी। यानी यहाँ पर जनता की भलाई के लिए जो बनाई गई जो रूल रेगुलेशन था सोवियत व्यवस्था का, वही यहाँ पे खूबी देखने को मिला कि इनकी मुख्य भूमिका दी गई थी कि राज्य की महत्वपूर्ण भूमिका थी और राज्य का जनता का रक्षक करना उनकी प्राथमिक जो है उद्देश्य होना चाहिए। दूसरी बात थी कि सोवियत प्रणाली समाजवादी सिद्धांत का परिणाम था। यानी जो है सोवियत प्रणाली समाजवादी विचारधारा का परिणाम था जो समानतावाद समाज बनाना चाहता था। यानी समानतावाद समाज, यानी सभी व्यक्ति को जो है सम्मान बराबर मिले और सबको जो है जीवन जीने का अधिकार हो। अच्छी प्रणाली थी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है और भारत भी इसको अपना रखा है। सोवियत प्रणाली की व्यवस्था की योजना और नियंत्रण राज्य द्वारा किया जाना था और कोई निजी उद्यम या उद्योग नहीं थे। ये भी बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर दिखाया गया है कि सोवियत प्रणाली की अर्थव्यवस्था की योजना और नियंत्रण राज्य द्वारा की जाती है। राज्य जो थे वो सारे अर्थव्यवस्था को योजन करते थे, बनाते थे और उस पर नियंत्रण लगाया करते थे। और इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि इसमें कोई निजी उद्यम और उद्योग नहीं थे, यानी सारे के सारे गवर्नमेंटल थे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बना देता है सोवियत प्रणाली को। अगर हम चौथे और आखिरी पॉइंट पे यहाँ पर प्रकाश डालें तो ये साफ शब्दों में है कि सोवियत राजनीतिक व्यवस्था में कम्युनिस्ट पार्टी की प्रधानता थी। जैसे जनरल सी बात है, आपको पता ही होगा कि सोवियत प्रणाली में सिर्फ एक ही पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी। बेशकली आगे चल के ये पार्टी जो है दो भागों में बट गई थी। एक जो था कट्टरपंथी थी, दूसरी जो थी साम्यवादी रूल रेगुलेशन के लेकर चलती थी। तो ये बात और भी महत्व बना देता है कि सोवियत राजनीतिक व्यवस्था में कम्युनिस्ट पार्टी की प्रधानता थी और राजनीतिक विपक्ष के लिए कोई गुंजाइश नहीं था। यानी यहाँ पर विपक्ष कोई भी नहीं था। ठीक है, जैसे आपको पता है भारत में भी कुछ दौर तक चलता ऐसे ही रहा कि भारत में जब 1884 में जो है नेशनल कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुआ तो उसके समक्ष कोई भी पार्टी नहीं थी। बाद में आके बहुत से पार्टी उन्हीं में से पार्टियों में से बन गई क्योंकि उनकी विचारधारा से वो सहमत नहीं थी। ऐसा ही यहाँ पर हुआ, कम्युनिस्ट पार्टी भी वहाँ पर दबदबा थी। बाद में जाके बहुत से पार्टियों का उदय हुआ कि कम्युनिस्ट पार्टी दो भागों में विभक्त हो गई और यहाँ पर जो है कोई विपक्ष पार्टी नहीं थी उस समय। और यह अधिनायकवाद का प्रतीक था कि यही जो है कम्युनिस्ट पार्टी ही जो है एक नायक की तरह यहाँ पर कार्य कर रही थी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये बात आपको अब समझ में आ ही गया होगा कि सोवियत प्रणाली क्या थी और इसकी विशेषता क्या थी। तो हमने बहुत ही महत्वपूर्ण बात पे यहाँ पर प्रकाश डालने की कोशिश किया और जाना है एक पॉइंट को। अगर आपको ये बात समझ में आ गई, अगर ये क्वेश्चन समझ में अच्छे से आ गया, अगर आप दिल से तिरपान स्टडी सेंटर का हेल्प करना चाहते हो और अगर आपके मन में मदद करने की थोड़ी भी भावना है तो आपको एक कार्य करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करके व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाना है। दोस्तों इसका मतलब ये होता है कि इसे दूसरे बच्चे तक भी वीडियो पहुंच जाए और वो भी बच्चे जो हैं सही मार्गदर्शन की तरफ आगे बढ़े। क्योंकि तिरपान स्टडी सेंटर का मेन मकसद जो है बच्चों को सही रास्ते पे ले जाना है और सही बात बताना है। अगर आप इस बात से समर्थन करते हो तो शेयर ज़रूर करो और इसको जो है अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाओ। इससे दोस्तों ये होता है कि कम से कम दूसरे बच्चों तक ये वीडियो पहुंच तो जाती है। मैंने बहुत से बच्चों से बात करता हूं तो यही कहते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं था इसके बारे में, लेकिन क्या पता आपके माध्यम से दूसरे तक पहुंच जाए। तो सोचिए नहीं, विचार ना कीजिए, व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाइए। और पहली बार वीडियो देख रहे थे, पहली बार मेरे चैनल पर आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिए क्योंकि आपको इसी तरह से जो है हर एक चैप्टर का, हर एक क्लास का, हर एक विषय का समय समय पर मिलता रहेगा। और यह तब प्राप्त होगा जब चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव करके रखेंगे। तो सोचिए नहीं,
विचार न कीजिए, जो रेड बटन यूट्यूब पर दिख रहा है सब्सक्राइब का उसको दबाइए और तिरपान स्टडी सेंटर के साथ जुड़ जाइए।